हेलो। वेलकम टू ज्ञानवाणी चैनल। तो फ्रेंड्स, शेखर एक जीवनी हम पढ़ रहे हैं। तो पहला उत्थान है, दूसरा संघर्ष है। तो ये पढ़ रहे हैं तब तो करीब मतलब कंप्लीट हो गया है फर्स्ट भाग। और फर्स्ट भाग से ही एग्जाम में आते हैं, अपने सिलेबस में, नेट में है, सिलेबस में है। तो आज कंप्लीट हो रहा है। और कि दूसरे भाग में भी थोड़ा सा भूमिका और ये सब देखना है कि उसमें उसके अंदर क्या है जीवनी में। और मुख्य पॉइंट थोड़ी सी लेना है कि है, ज्यादा पूछा नहीं जाता है। इसलिए यदि जिज्ञासा हो तो आप बुक लेके पढ़ सकते हैं। तो हम आज देखते हैं, आज समाप्त करते हैं ये सब बता के। मेन पॉइंट थोड़ी सी बची है, पुरुष और परिस्थिति में। तो आज देखते हैं। तो देखिए, ये शेखर को दोस्त नए मिले थे, मतलब वहाँ जहाँ झगड़ा हो गया था वहां से तो चले गए थे। तो दूसरे हॉस्टल में ब्राह्मणवाद और ये दूसरे अछूत का ये सब चर्चा था। फिर एक जगह गए थे तो वहाँ दोस्त मिल गया था। ये सब हम देख लिए थे। चार दोस्त महिपालपुर में आने से मिला था। और ये देखिए, ये सब हम देख चुके हैं। गोपुरम मंदिर था, ये सब देख अज्ञान खड़ा थे। 200 वर्षों के आरोग्य सागर के वीरों, ये सब पढ़ लिए हैं। तो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पहले के क्लास से में हो चुकी है ये सब। फिर वो मंदिर के किनारे समुद्र था तो उसका वर्णन है। और समुद्र एकदम ऐसा था कि बिल्कुल मंदिर को छूता था और वहां पर लहरें आती थी। और उसमें उसमें शेखर मतलब एक दो पेज में तो उनके बारे में ही है कि शेखर कैसे उस लहरों में चले गए और यही सब था कि लहरों का कैसा आनंद करते उसके वो चमक रही थी चांदी की तरह। तो ये सब है, देखिए। चांद निकल रहा है, नाव की गति तेजी थी और चांदनी में चमक रहे हैं। चमक पड़े, हट जाती। छोटी छोटी मछलियां चांदनी में चमक पड़े हट जाती थी, मानो बुला रही है। उस समुद्र में छोटी छोटी बिजली सी चमकने वाली मछलियां थी। स्कूल के बच्चे मुग्ध और हम्म, कला और कटुता के स्वच्छ शांत स्नेह भरी थी। और शारदा, तब फिर वो उसी में ना शारदा याद आ गई। वो समुद्र में मछलियां कूद रही थी। और मैं वहाँ के आसपास के माहौल को देखकर स्कूल के बच्चे उनकी मुग्ध दृष्टि से मुग्ध चांदनी। और आज ना जाने क्यों शारदा ध्यान में आ रही। सब बच्चों को स्कूल, क्योंकि शारदा स्कूल जाती थी तो वो याद आ गया। शारदा भी स्कूल जाती थी और उसका इंतजार करते थे। शारदा इंतजार शेखर की करते थे। तो ये सब है। फिर ये मैं ही महाबलीपुर में सहस्त्र मंदिरों का स्थान कहते हैं। महाबलीपुर को क्या सहस्त्र मंदिरों का स्थान कहते हैं, ये है। और वो अगणित मंदिरों का अवतंस है। समुद्र तट पर बना हुआ शिव मंदिर जिसका द्वार समुद्र की ओर खुलता है, जिसके अनगढ़ पत्थर जो चौखटे समुद्र का विस्तार देखता है। उसकी पार सूर्य और चंद्रमा का उदय। शेखर ने एक दिन में दोनों देखे। और फिर रात भर मंदिर की देहली में रहकर चांद का क्रमशः ऊपर उठते हुए छोटे से होते जाना मानो हटता जा रहा है। देखते देखते स्पर्श से भागे। फिर महाबलीपुर में आने से दूसरे दिन शेखर सवेरे सूर्योदय देखकर मंदिर की ओर लौटा और सो गया। 10-11 बजे उठकर उसने मुंह हाथ धोकर फिर घुमाता हुआ समुद्र तट पर पहुंचा। और किताब उसने साथ ले ली। और यद्यपि समुद्र तट पर मंदिर की छाया में बैठकर खड़े हुए और पत्थर स्तंभ को देखने लगा। और ये स्तंभ मंदिर के गोपुरम अंग था, लेकिन समुद्र आगे बढ़ता हुआ गोपुरम मंदिर के को लील गया और शिव मंदिर के द्वार तक पहुंच गया। मतलब लील गया मतलब क्या, निगल गया होता है ना, वही है लील गया। सब मतलब पानी समुद्र के उसके गोपुरम मंदिर के को लील गया उस। और उसी स्मारक का स्तंभ उसी शिव मंदिर तक अजय खड़ा था। और 200 वर्षों से आरोग्य सागर के वीरों को अंचल भाव से सहता हुआ
अब ये 200 साल है, ये देखो मंदिर के आसपास की यदि एग्जाम में चर्चा है तो 200 वर्षों का है। शेखर ने को उसके स्तंभ तक तैर कर जाने की इच्छा प्रबल हुई और मंदिर की दृश्य कितना सुंदर है। फिर मंदिर के पीछे जब सूर्यास्त होता गया तब मंदिर की सीढ़ियों पर स्वर्ण किरीट पहने हुए लहरों की कीड़ा कितनी मनोहक है और चुके थे। ये घंटा भर उसने किसी तरह पढ़ने के बहाने अपने को रोका और कपड़े उतार कर। तो इस प्रकार अब समुद्र के साथ उनकी बातचीत होगी और मन में जो चल रहे हैं चबूतरे पकड़ा ये सब है, धीरे धीरे डूब गए। और स्थान च्युत है, ये सब आएंगे नहीं एग्जाम में। अब यहाँ का ये भाग आ सकता है एग्जाम में, मेन पॉइंट है। समुद्र के साथ उनकी बातचीत होती है और उनके समुद्र के साथ उनका खेलना और ये सब है उसमें, ये सब है। तो तटस्थ भाव से यह मृत्यु किसी तरह, अब उसमें वो लहरें आती है जाती है तो उसमें डूबने जैसा लगता है शेखर को। तो ये सब है यहाँ पर। तो देखिए लहर छिप गया तिलमिला गए, ये सब है। तो इसमें से आएगा नहीं। और यहाँ देख लेते हैं मेन पॉइंट। मछुओं को बच्चे उसके छिले हुए बदन को घेरे हुए थे। एक आदमी उसकी छाती दबा कर रहा था। अब देखिए समुद्र में जो जो होती है उसकी बातें हैं। समुद्र को उसकी जरूरत नहीं थी, लहरों ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब कुछ बच्चे भी थे वहां पे मछुआरे की, तो वो ये था तो फिर वो समुद्र उसको फेंक दिया था, डुबा के फिर फेंक दिया था। तो वो बोल रहे हैं अपने शब्दों में कि समुद्र को उसकी जरूरत नहीं थी तो उसको फेंक दिया। वह एक बड़ी जलती हुई यातना भरी कोशिश से उठ बैठा और वह चाहता था कि उसी रात मद्रास लौट जाए और सीख, लेकिन उठना भी उसके लिए असंभव था। मछुआरे अब मछुए उसे धर्मशाला तक पहुंचा रही थी। वहीं वह पड़ा था, सारा बदन बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन उसे लगता था कि कुछ हुआ था और ठीक हुआ। अब वह भी जी सकेगा, बढ़ सकेगा दोबारा, ये सब। तो ये है गुरुवादी। अगर सौंदर्य कुछ नहीं, अगर शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, तो यहाँ देखिए छोड़ते हैं तो फिर कुछ अच्छे शब्द आते हैं। पुनर्जन्म पाया। वो समुद्र में वो खेलते खेलते फिर देखा कि हाँ अब कुछ ये पाया, वेदना में भुला देने, संघर्ष बच भागने की कोशिश है। व्यर्थ गलत वेदना को भुला देने की संघर्ष बच भागने की कोशिश है, गलत। सौंदर्य कुछ नहीं, अगर वह शक्ति नहीं तो प्रेरणा नहीं। अब यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए एक बार। और ये लाइन बन सकते हैं, कुछ नहीं अगर शांति नहीं, प्रेरणा नहीं, क्योंकि ये लास्ट है, लास्ट से भी प्रश्न बनते हैं तो कोई भी शब्द छोड़ना नहीं होता है। शक्ति प्रेरणा नहीं, समुद्र सिखा दिया। और यदि यदि गुरु आदि सत्तादि शिव आदि सुंदर समुद्र ने सौंदर्य वहां और जहाँ संग्राम है और उसे वहीं देख सकता, जिसके भीतर शक्ति है, उस आदि शक्ति को जिसने एक बार देखा उसने अपने को सदा के लिए सामर्थ्य बना लिया। यह पथभ्रष्ट नहीं हो सकता, मर सकता पर झुक नहीं सकता, नष्ट हो सकता और कीच में रेंग सकता। तो ये है समुद्र की अनुभव, वो बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जीवन जाने क्यों सुना हो गया। शेखर ने अपने हॉस्टल के लोगों के किसी प्रकार से खींच लिया और एंटीगोनम क्लब को तोड़ दिया। वह शून्य कुरेद कुरेद कर कहने लगा, लोगों मुझे कैसे मुझसे बचे, शायद बचेंगे। दिन भर कुरेद कर कहने लगा, लोगों से बच, मुझसे कैसे। शाम को उदास सा मुंह लेकर किसी समुद्र के किनारे जा बैठता। कभी हॉस्टल के कुछ दूर तक सरोवर के बीच में बने हुए मंदिर के पीछे, जहाँ घंटा ध्वनि आरती तो सुन पड़े थे और झील में दीपकों के प्रतिबिंब भी थे, लेकिन आने जाने वाले लोग इन्हें तो उस पर एक दुख छाप दी। और यद्यपि वह नहीं जानता था कि उसे क्या दुख है और समझ नहीं पाता, इस ये सौंदर्य है, देखो सौंदर्य मांगता है, सौंदर्य चाहता है, सौंदर्य शक्ति है, लेकिन वह शक्ति नहीं मांगता, सौंदर्य मांगता है। कभी उसे लगता है कि एक संगी चाहता है, लेकिन संगी भी देवदास नहीं है, सदा शिव नहीं है, शारदा भी नहीं हो सकती। यद्यपि वह चाहता तो कुछ उनसे कुछ, लेकिन वैसा ही हो सकता जो अपने से झल्ला कर पूछता कि क्या मैं देवता चाहता हूँ।
जबकि वो जबकि वो होते नहीं हो सकते हैं। एक दिन सदाशिव ने कहा, देखो शेखर, अभी अभी परीक्षा के 3 सप्ताह बाकी है और बाकी काफी पढ़ाई हो सकती है। क्यों मेरे साथ घर चलो और वहाँ त्रावणकोर की शांति में ठीक से पढ़ेंगे। शेखर ने ख्वामखा और प्रसन्न स्वर में कहा, क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ? तब पढ़ते तुम हो लेकिन पढ़ाई नहीं होती। क्लास में तुम सदा अच्छे रहते आए हो। अब देखता हूँ। शेखर ने कुछ उदासीन से स्वर में बिना विरोध से कहा, पास तो हो आओ कि। सदाशिव ने इसका उत्तर नहीं दिया और बोला, कल परसों चले जाने की बात इकट्ठे मिलता। शेखर कुछ देर तक चुप रहा और उसने देखा सदाशिव का निमंत्रण सच्चा है, उसकी सत्कामना भी सच्ची है। त्रावणकोर शारदा का जन्म स्थान, उसके शैशव की राह स्थली और शायद का वर्तमान निवास है। एकाएक सदाशिव के प्रति रुखाई के लिए शर्मिंदा हो गया, लेकिन हाँ, वह नहीं हो रुके कह सकेगा। शारदा के कारण भी नहीं, बल्कि प्रलोभन के कारण। नहीं सदाशिव, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? नहीं, ये सब उससे सदाशिव से बातचीत हो रही है। बहुत बदतमीज आदमी हूँ मैं, लड़का हूँ, लड़ूंगा और तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा। ये सब एकाएक शेखर लौटकर कहा। सदाशिव ने उसे कंधे पर हाथ रखकर, शेखर मुझे बताओ कि दुख क्या है? क्या दुख है? शेखर पिघल गया। उसने चाहा कि कंधे के ऊपर से हाथ झटक दे, लेकिन उसे सहारे सदाशिव एकदम इतना पास था कि पर वैसा कर नहीं सका और हाथ स्पर्श, लेकिन इनकार रुखी है। यह स्वीकृति आ गई। शेखर ने ढीले स्वर में कहा, अच्छा चलता हूँ, लेकिन क्या है? सदाशिव संदिग्ध लेकर सनिग्ध स्निग्ध मुस्कान लेकर कहा, चलो बांधो बिस्तर। त्रिवेंद्रम पहुंचकर सदाशिव ने घर में शेखर को अलग कमरा दिलवा दिया। और त्रिवेंद्रम कहाँ पहुंचकर शेखर ने अलग कमरा दिलवाया? त्रिवेंद्रम में। अगले नौकर अपने काम के लिए आया और शेखर ने नजर फिराकर चारों ओर शीशेदार खिड़की से बाहर झांककर यूकेलिप्टस के पेड़ और उनके पड़ी कैनवास और आराम कुर्सी को भी संतुष्ट होकर, यह कमरा किसका है? अब जहाँ एक नई जगह गए हैं, त्रिवेंद्रम वो ले गया था, वो उसका उनका फ्रेंड्स सदाशिव वो वहाँ था। ये सब। और शेखर मेरा पहले मेरा था, यह तुम्हारा है, पढ़ाई के लिए ठीक रहेगा। और शेखर जैसे जागकर कहा, सदाशिव तुम हो दोस्त कहलाने के काबिल। और कहने के प्रयास से छेप गया और सदाशिव चला गया। पढ़ाई कुछ ठीक होने लगी। वह पता कि सदाशिव के अलावा उसके घर के लोग स्नेह करते हैं, और वो स्वयं कहकर भोजन उनके साथ करना आरंभ कर दिया। उसके बाद कुछ देर बाद सदाशिव वृद्धा और कुछ पागल किंतु स्नेह भरी माँ के साथ सदाशिव छोटे भाई के साथ गपशप कर लेता। और सदाशिव की माँ है, थोड़ी वृद्धा है, थोड़ी सी मतलब अलग टाइप की है, पागल टाइप की। सदाशिव की बहन ही वो, जिससे माँ को बहुत प्रेम था, उसके मरने पर भी वह दुख से पागल हो गई थी। उसके मरने पर एक बहन थी सदाशिव की, तो उसके मरने पर माँ थोड़ा सा पागल हो गई थी। तब से मस्तिष्क का विकार पूर्णतः ठीक नहीं हुआ। केवल शाम को घूमने जाते समय उसके किसी का भी साथ सहा नहीं होता। अकेले पूछता है तो ये तब यूं पता नहीं, कठिन कोठियां ही थी। 6 दिन की पढ़ाई के बाद वह 6 दिन की पढ़ाई के बाद और फिर एक धक्का घूमते घूमते यादाश्त के लिए अक्सर ही कोठियों के दुकानों को बोर्ड पढ़ा करता, यद्यपि बहुत ध्यान से नहीं, अक्सर पढ़ते ही भूल जाता। उस दिन वह अनमना सा बोर्ड देख रहा था और थक से हुआ और फिर धड़कन हुआ ठिठक गया। फाटक के पास आकर दोबारा नाम पढ़ा खड़ा था तो भीतर जाने को हुआ उद्विग्न, और फिर धीरे धीरे वापस लौटा। उस शाम अकेले ही वह दिन किसी से नहीं मिला। आहते के भीतर घुसकर कोई नहीं आया। कोठी के बरामदे नौकर किवाड़ खोला। देखो माँ बहुत सी इधर उधर करती, तो ये सब है। 8वें 9वें दिन पढ़ाई नहीं हुई, तब हुए याद आया, ऊपर है 5-6 दिन और इधर है 8वें दिन। 6 दिन है ये और ये 8वां दिन। क्या तो फिर वह जल्दी कपड़े पहनकर भीतर घुसते और कोठी से एक और शारदा खड़ी थी
और देखिए वहां पर वहीं पे चले गए थे पहले जगह तो वहां शारदा मिल गई है। तो कोठी तब उसे देख लिया, पहचान लिया कि क्षण भर रुके बिना वह भीतर जाकर बैठ गया और माँ थी और उसने बातचीत करने लगा। आज चाय को उसने इनकार नहीं किया। उसके समय शारदा कमरे में आई और वह मानो उसने पहले पहल शेखर को देखा और विस्मय स्वर में बोली, तुम कहाँ कहाँ अब आए। शेखर ने उत्तर देने से पहले ही माँ ने मीठे स्वर में कहा, बेटी इनके चाय बनाकर भेज दो। और शेखर ने लक्ष्य किया माँ की स्वर मिठास और सभ्यता के बरसों अनुभव का प्रयास। चाय पीकर चला। शारदा फिर नहीं दिखी। घर पहुंचकर शेखर ने सदाशिव से कहा कि क्या कल चलना होगा। एक दिन ठहर नहीं सकते तो छोड़ के 3 दिन ठहरो। पढ़ाई ठीक हो रही है। कितने घंटे पढ़ते हो। हफ्ते भर। तो ये शेखर से उससे बातचीत हो रही है सदाशिव से। कहकर शेखर फिर एकांतवास में घुस गया। शेखर रोज वहां आता लेकिन बंगले के भीतर घुसता वह समय शारदा और उसके मिलने की का बड़े बड़े सभ्य मीठे और लेकिन दृढ़ से विरोध हो रहा है। वह फाटक से कुछ दूर बाहर खड़ा होकर प्रतीक्षा करता। तीसरे दिन शारदा अकेली बाहर निकली और उसके हाथ में एक सैटिन का मनी बैग था। अब देखिए तीसरे दिन और शारदा अकेले बाहर निकली, समझ में आया। और उसके हाथ में सैटिन का मनी बैग था। और यह एग्जाम में पूछ सकता है। सैटिन बैग मिलान में भी आ सकता है और किसी में भी आ सकता है। शारदा बाजार के लिए निकली थी सैटिन का मनी बैग लेकर। शेखर एक पेड़ की आड़ में जब शारदा बिल्कुल आसपास आ गई तब उसने पुकारा, शारदा शारदा। चेहरा खिल गया लेकिन फौरन ही उसने मुड़कर एक भीतर की दृष्टि से पीछे बगल की ओर। शारदा ने कहा, तुम तो ऐसे डरती हो जैसे मैं कोई भूल। शेखर ने कहा कि तुम ऐसे डरती हो जैसे कोई भूत हूँ। शारदा ने उत्तर दिया, तुम मुझे बताए बिना ही क्यों चली गई थी आई थी। मीठी उल्लाह ने शेखर, ओ तुम मुझे बताए बिना कहाँ गुम हो गए थे। वो जो बंगला था यूकेलिप्टस वृक्ष का, और वो स्कूल से वो आते जाते देखता और एकदम से फिर गायब हो गए। तो वही बातें याद करा रहे हैं। शेखर ने लक्ष्य किया कि पास के एक पार्क की ओर जाए। आजकल परीक्षा की तैयारी 10-15 दिन। मैट्रिक, हाँ मेरी परीक्षा होने वाली है। इंटर की है, हाँ थोड़ी देर बाद के बाद से शांति के बाद शेखर ने परीक्षा के बाद तुम मद्रास जाना है और वहाँ कॉलेज में पढ़ना है। तो मैं भी वहाँ होऊंगा और ना जाऊं। शारदा शारदा थोड़ी सी मुस्कान, मैं तो समझूंगा मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। तुम कौन हो। शेखर उस काफी रोशनी में नहीं सका। शारदा मुस्कुरा रही, नहीं पार्क फाटक की चरखड़ी घुमाए। लेकिन शारदा ने कहा, नहीं अब नहीं, मैं आती हूँ। माँ बिगड़ेगी फिर आऊंगी सवेरे जल्दी जल्दी। शेखर भी धीरे धीरे लौट आया। सवेरे पार्क में फिर में मिले और बातें रुक गई लेकिन धीरे धीरे खुल गई। शारदा ने बताया, बहन की शादी के लिए चले आए। उसी समय पिता की बदली भी यहाँ हो गई। और तब से वह बताया कि शेखर की परीक्षा देने के चलने के बाद भी बहुत रोई थी, रो रो कर बीमार हो गई थी। तब माँ कुछ कुछ समझा लिया और तब व्यवहार कुछ बदल गया। और देखिए ये सब है विनय पूर्वक। तब ये सब है अपने एंटीगोनम लीग की बातें और आदर्श उसकी रात्रि पाठशाला, निशान और सखा, समुद्र, मंदिर, पोखरा और ये सब है। तो फिर ये देखो शारदा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली जो शेखर के को बड़ी प्रिय लगी। और उसने शेखर के लिए इतनी चिंता थी कि वह भी रोमांचकारी कहानियां सुनाने लगी। अपने और भागने, कश्मीर में झील में डूबने की। शारदा ने कहा, बस करो और मैं नहीं सुनूंगी। क्यों। वादा करो कि मानोगी। बताओ तुम कुछ मांगना वायदा करो, दोगे पूरा वचन दो कि अपने जीवन में ऐसा खिलवाड़ नहीं करोगे, वो उसे खतरे में नहीं डालोगे। शेखर का हृदय सुख से भरा आ रहा था और दोनों में बातचीत ऐसी हो रही थी। साथ साथ उसमें एक साहस का उदय भी हुआ। और फिर शारदा ने उत्तर दिया, बताओ शारदा प्यार करती हो। शारदा ने हड़बड़ा कर उठते हुए कहा, मैं घर जाती हूँ और बड़ी देर से मैं नाराज होंगी फिर भी बाहर नहीं निकल सकूंगी इतनी देर। शेखर के दिल में धड़कन धीरे धीरे शांत हो गया। जैसे युवा अवस्था में जो होती है वो बातें हो रही है।
एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, किसी से बात लड़का लड़की करते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसे तो इंसान इंसान में आकर्षण होता है यदि अच्छे विचार हो तो, और लड़का लड़की का अलग ही होता है। तो प्यार क्या, अब जानता हूँ मैं तुम्हारा आदर कर सकूंगा शारदा बताओ, और जो मैं कहूँ नहीं कर सकती। तो शेखर कुछ कहते ही बना नहीं, काफी देर तक चुप रहा, भीतर ही भीतर जाने क्या उलटफेर करता। उसने कहा शायद नहीं, यह विषय परिवर्तन अच्छा नहीं है लेखन, लेकिन लेखन ने यह नहीं लेकिन शेखर ने यह नहीं देखा कि शारदा खंडित सी होकर कहा कि अगर ना आई तो आओगी कैसे, नहीं आना ही पड़ेगा। शेखर ने कुछ क्रोध में अपने उस क्रोध को छिपाने की हंसी में अगर धीरे धीरे उलझने लगी। शारदा ने, नहीं आऊंगी तो पढ़ूंगी, आना व्यर्थ है, अकेली है, तुम आओगी समझूंगी नहीं। तो शारदा ने और भी कुंठित स्वर में जैसे उसकी बात दोहराते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें ऐसा सोचने का मौका देने का ही पड़ेगा, और बिल्कुल नहीं चाहती है शारदा। शारदा चुप, शारदा फिर चुप, शारदा आपकी बात, कांपता हुआ स्वर में, शारदा तुम्हें दिन याद है। और शेखर जल्दी जल्दी से 2 वर्ष पहले की कितनी बातें गिना गया। स्कूल आते ही शारदा को प्रतीक्षा करे, चीर के वन में उनका मिलना, इकट्ठे बैठकर गीतांजलि पाठ और फूलों का बीनना, और अंत में क्षण भर की ये सब यादें दिलाया पहले की। हाथों से शारदा की आंखें मींच ली थी और उसके केसों में अपना मुंह छिपा लिया था। ये सब शारदा ने भी मुंह फेर कर व्यथित कांपते हुए स्वर में रुक रुक कर कहा कि बातों बातों का ना हुआ ना होना अधिक उचित है। उन्हें जिन बातों का ना होना होना अधिक उचित है, यह शारदा कहती है, उन्हें याद करने में कुछ लाभ ऐसा नहीं समझ सकती। अब देखिए कोई भी लाइन उठा के वो दे देता है एग्जामिनर, तो इसीलिए हम विस्तार से इतना पूरा पढ़ाया है, पूरे उपन्यास ही हो गया है। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शेखर ने आगे बढ़कर शारदा ने दोनों कलाइयां पकड़ ली और उसके आवेग में स्पर्श और स्वर में एक साथ यत्न दबाया को व्याकुल अभ्यर्थना, शारदा और तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे प्यार करती हो, कहो तुम मुझे प्यार करती हो, छोड़ दो मेरा हाथ, कहती हुई क्यों नहीं। शेखर अपने पकड़ और भी कड़ी कर ली और एकाएक रोष आंसुओं से रूंधे हुए स्वर में, प्यार है, मुझे खेद है कि मैंने तुम कभी बात भी की। शारदा ने झटक कर अपने हाथ छुड़ाए और अपनी कलाइयां पर खड़ी हुई शेखर उंगलियों की गहराई में छिपा। शेखर कुछ देर में वहां स्तब्ध खड़ा था और कोशिश की। अगले दिन सुबह शाम, अगले दिन सुबह शाम ऐसा होता गया। अचंभा शेखर वह स्वीकार करके फेंक दिया, और उच्छिष्ट है शारदा, उसे शारदा नहीं स्वीकार करती, और अच्छा है, अचंभा क्या। तो शेखर ने सदाशिव से कहा कि अब वापस चलना चाहिए, तैयारी पूरी हो गई। और सदाशिव एकाएक रुक गया और शेखर की आंखों में देखता रह गया। थोड़ी देर बाद उसने दुखी स्वर में कहा कि अच्छा चलो वहां चलकर देखेंगे कि कैसी तैयारी है। वो जाने सदाशिव कुछ पूछते नहीं, क्या हुआ, तुम देखी हो, इस दुख में अकेले ही रहेंगे, मेरा पास आना और लगेगा। सदाशिव ने धीरे धीरे कहा, अपनी माँ के पागलपन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो भोग चुके हैं वह गुरु होने के काबिल होते हैं। चलते समय जब शेखर प्रणाम करने के लिए झुका, तब सदाशिव की माँ ने कहा, बेटा फिर अब आओगे, यह तो तुमने बताया ही नहीं। शेखर का जी भर बहाया आया, उसने एकाएक झुककर माँ के पैर छू लिए और माँ ने आर्द्र होकर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए। शेखर ने लक्ष्य किया कि ऐसे भाव से भरकर कृतज्ञता के बहुत ही निकट था, और माँ ने उसे वहाँ का साधारण आशीर्वचन, तुम सुखी हो ना, नहीं कहा मैंने। माँ ने कहा, तुम यशस्वी हो। तो कुछ दिन वह निरर्थक उद्देश्यहीन मेहनत और अनदेखी आंखों की पढ़ाई करके याद आकांक्षा विहीन होकर परीक्षा में बैठना। फिर उसकी माँ अधिक अंत शेखर ने जान लिया वह पास हो जाएगा, लेकिन पास भर हो जाएगा, उससे अधिक नहीं। उसने संगी साथियों से विदा ली। फिर मद्रास से विदा लेने के लिए वह समुद्र तट पर गया। मद्रास के प्रांत में उसे उपरति हो गई और वह जानता था कि वह अब वहां नहीं लौटेगा। अपरिस्थिति में उसका संग्राम उच्च उच्छिष्ट की मलिन मान लीला और
अब किसी दूसरे युद्ध मुख से पर होगी शारदा से विदा, शारदा को के देश से विदा। कुछ देर तक समुद्र में उमड़ने और उतरने को देखा और की उसकी अगाध रहस्यमयता को। तो देखिए ये समाप्त हो रहा है। मद्रास के प्रांत से उसे उप उपरति हो गई और वह जानता था कि वह नहीं लौटेगा, और परिस्थिति उसका संग्राम उच्छिष्ट की मलिन मान लीला अब किसी दूसरे मुख पर होगी। और शारदा से विदा, शारदा के देश से विदा ले लिया और बहुत दूर देर तक समुद्र में के उमड़ने और उतरने को देखा किया और उसकी अगाध रहस्यमयता को। तो अब ये शारदा से ये मिलन, वो जहाँ गए वहाँ दोस्ती हुई और उससे उसमें थोड़ा सा प्यार का एहसास हुआ। फिर वहां से वो जा रहे हैं तो ये सब हुआ। पहले तो उन्होंने अपनी वो शारदा से बहुत सारा वो प्यार की बातें की, लेकिन वो नहीं मान रही थी। वो लड़की थी, उसको तो मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है लड़कियों को। तो ये सब था, तो ये खत्म हुआ। मैंने यहाँ सब सब पढ़ा चुके हैं, तो अब मेरी सारी क्लासेज आप देख सकते हैं। तो होगा तो मैं उसको एक पीडीएफ में कर दूंगी। तो फिर देखते हैं। अब देख दूसरे भाग से भी उसके ये इसमें से आता है भाग, ये क्या बोलते हैं, 4 भाग इसमें है और 4 भाग इसमें है। तो ये परिस्थिति, पुरुष और परिस्थिति पढ़ रहे हैं, तो इसका दूसरा संघर्ष का भी दूसरा है संघर्ष। तो आगे से इसमें भी थोड़ी सी देखना पड़ेगा, इसमें भी भूमिका है। और ये पहला तो पूरा ही वैसे ही है, तो हम पढ़ा चुके हैं। और फिर दूसरा देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन है। सच्चिदानंद पूरा नाम इनका आज्ञा का सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन है। और दूसरा भाग संघर्ष का है, देख लीजिए। और इसमें थोड़ी सी लेना है। अब इसका भूमिका पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भूमिका में पूरे पूरे का सारांश रहता है। दूसरे भाग का सारांश मिल जाएगा तो दूसरा पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है, और मुख्य पॉइंट ऊपर का ले लेंगे। शेखर का संघर्ष, वास्तव में तो शेखर एक जीवनी का दूसरा भाग है। अतः पहले भाग की भूमिका पर ही इसकी उठना मानना और विरोधाभास का आश्रय लेकर कहूं कि दोनों भागों को एक मानकर पढ़ने की यह बात स्वीकार किया जा सकता है कि दोनों का एक स्वायत्त अस्तित्व भी नहीं बनता। जैसा कि मूल भूमिका में स्पष्ट किया गया है कि पूरा उपन्यास एक ही अविष्ट शिव अवस्था में लिखा गया है और अनंतर संशोधन संवर्धन के करके 2 भाग में प्रकाशन तक पहुंचे हैं। तीसरी रुक रहा है और तो रुका ही रह गया। दूसरे भाग के प्रकाशन को भी 40 वर्ष हो गए। तो देखिए, दूसरे भाग के प्रकाशन को भी 40 वर्ष हो गए और उसके अनेक संस्करण निकल गए, और ये सब कहीं से भी एग्जाम में दे देते हैं। हिंदी पाठक समाज ने इसे जो स्नेह दिया है, विस्मय और का कृतज्ञता का विषय रहा है। उस स्नेह के बल पर कभी कभी, अब ये भूमिका से प्रश्न तो आजकल बन ही रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है भूमिका को। तो मतलब वो अंदर जो है उसका सारांश थोड़ा रहता है इसमें, तो आप समझ सकते हैं। समाज तेजी से बदल रहा है, यह तो स्पष्ट है। चरित्र अब भी पाठक वर्ग में अनेक हृदयों को छू जाते हैं और मुझे मिलते रहते। मुझे तो अब अच्छा लगता है कि मुझे इससे बल भी मिलता है। भले ही आलोचक वर्ग की प्रतिक्रिया यह होती हो कि ये चरित्र मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति के परिचायक होने के नाते, ये चरित्र मध्यम वर्गीय परिचायक होने का यथार्थ भी रद्दी है। अब देखिए, ये रद्दी की बातें आई है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और बने ही हुए भी होंगे। मुझे तो अच्छा है, ये है। भले ही आलोचक वर्ग प्रतिक्रिया यह होता कि चरित्र मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति के परिचायक होने के नाते यथार्थ रद्दी है। तो यहाँ से आ सकता है मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति के परिचायक होने का चरित्र, ये चरित्र मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति के परिचायक होने का यथार्थ रद्दी है। अतः उन्हें पसंद करने वाला समाज भी उसी मनोवृत्ति के होने के कारण उतना ही अयथार्थ और रद्दी है। तो यहाँ पर कारण कथन में प्रश्न बन सकते हैं, और 5 के ऑप्शन में जो आते हैं सही गलत, तो उसमें भी बन सकते हैं। यह नया संरक्षण पाठक समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता है। उस प्रसन्नता का एक कारण यह भी है कि मैंने स्वयं को पूरा उपन्यास फिर से पढ़ने का अवसर पाया, और उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि उसका कुछ न कुछ परिणाम तो होना चाहिए। शायद अप्रत्याशित परिणाम, लेकिन फिर भी अच्छा।
तो देखिए ये अज्ञा अज्ञा के द्वारा भूमिका लिखा गया, अज्ञा के द्वारा ये लिखा गया शेखर एक जीवनी उनकी ही जीवनी है। तो ये देखिए अब ये पुरुष और परिस्थिति अपन पढ़ चुके थे इसके चौथे भाग में। तो इसका पहला भाग भी प्रथम खंड दूसरे भाग का प्रथम खंड पुरुष और परिस्थिति है, द्वितीय खंड बंधन और जिज्ञासा है। तो ये याद रखना है, इससे प्रश्न आ जाएंगे। और तृतीय भाग शशि और शेखर है। अब ये शशि और शेखर का बातचीत चलता है। और चतुर्थ खंड धागे और रस्सियां हैं। तो ये याद रखना है, ये इसको क्रम लगाने आ जाएंगे। तो लास्ट का चतुर्थ भाग है। तो आठवां भाग है, ये समझ लीजिए। अगर जो सबको साथ लेके चलेंगे तो आठवां भाग धागे और रस्सियां है। तृतीय मतलब सातवां शशि शेखर हो जाएंगे। और ये 8 7 6 बंधन और जिज्ञासा छठा भाग होगा। और पुरुष और परिस्थिति तो दो भाग में आ गए हैं, प्रथम ये चौथे में और पांचवें में पुरुष और परिस्थिति है। और देखिए पुरुष और परिस्थिति का प्रथम खंड, तो इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्योंकि शुरू से में से प्रश्न बन सकते हैं। गाड़ी भरभराती हुई दौड़ रही थी नीलगिरी प्रदेश में। शेखर अपने माता पिता और भाई को 500 मील पीछे छोड़ आया था और मद्रास के पीछे छूट जा रहा था। और मद्रास भी पीछे छूट रहा था। और नीलगिरी मद्रास और जब महाबलीपुर मालाबार त्रावणकोर सब पीछे छूट गया जहां जहां वह रहे थे बचपन से। तो वो माता पिता के साथ रहे और फिर वो दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहे। तो वो सभी का जगह आया है। फिर कहाँ कहाँ गए, वो आगे जा रहे थे गाड़ी से खींचती हुई बेतहाशा उत्तर की ओर। 1000 मील जाकर, अब कितने दूर गए थे, 1000 मील जाकर ही दम लेगी। फिर भी वहां से दूसरी गाड़ी चलेगी जो 1000 मील से घसीट ले जाएगी और इन अपने परिचय के स्थानों से दूर 1000 मील हो जाएगी। लेकिन ये सब उसके परिचित स्थान है। क्यों, उसने देखा क्या? नीलगिरी उसके लिए क्या है सिवाय उसके कि वहाँ के भाई बंधु रहते हैं? महाबलीपुर क्या है सिवाय उसके कि वहाँ वह डूबा था, महाबलीपुर में डूबा था, मंदिर था ना, तो वो समुद्र में डूबे थे। त्रावणकोर भी क्यों क्या है सिवाय उसके कि वहाँ शारदा। त्रावणकोर में आप देखिए ये लाइन, नीलगिरी में क्या हुआ था, इम्पोर्टेंट है लाइन। और यहाँ से प्रश्न बना है क्योंकि ये द्वितीय खंड के पहला भाग है, पहले पेज है, तो इससे प्रश्न बनते हैं। तो ये यहाँ का याद कर लेना और लिख लेना एक नोट्स में कि नीलगिरी के लिए क्या सिवाय उसके भाई बंधु थे। नीलगिरी में भाई बंधु थे, भाई बंधु थे। महाबली में क्या था सिवाय उसके, वहां महाबलीपुर में वो डूबे थे, तो महाबलीपुर आएगा डूबे थे। और त्रावणकोर में क्या था, तो सिवाय इसके कि शारदा त्रावणकोर में मिली थी, उससे लड़ाया था। और जब वह नहीं रहेगी तब यह स्थान नहीं रहेगा। ये सब इसलिए कि उनकी ओर सबसे बड़ा भाग उसने उसकी आपकी उन पड़ी हुई छाप से भागा जा रहा है, आपसे भागा। क्या है यह सब सत्य है? क्या वे स्थान सत्य है? क्या वे झगड़े प्यार और तिरस्कार सत्य है? तो ये क्या वह खुद सत्य है? गाड़ी से खींचती हुई दौड़ी चली जा रही है और उसे लगता है कि कुछ भी सत्य नहीं है। शारदा गाड़ी का दौड़ना भी सत्य नहीं है, लेकिन वह सत्य के सिवा कुछ हो नहीं सकता। शेखर अपनी पराजय के भाग से भाग रहा है और अपने दर्द से भाग रहा है। बेवकूफ है, जीवन भागने की मूर्खता भी भरी कोशिश कर रहा है। जीवन से भागकर वह कहाँ वह जाएगा कहाँ? जो युद्ध मुख से भागता है वह अपनी पराजय को से भागता है। इसके लिए कदम कदम पर और युद्ध है और पराजय तब तक वह दिन जान न ले जब तक ये भागना नहीं, टिक कर लड़ने लगे। और जीवन से भागना आगे और जीवन से रुक नहीं सकता, उसका विस्तार समाप्त नहीं कर सकता। होने दो, मद्रास 1000 मील पीछे रह गया। अब मद्रास कितने 1000 मील पीछे रहा? 1000। तो ये याद रखना है। पंजाब 1000 मील पीछे रहा, पंजाब 1000 मील पीछे रहा, मद्रास भी 1000 पीछे। और वहाँ नया जीवन है। और विद्यावती और शशि, विद्यावती है और उसकी ये है शशि, और गाड़ी का शोर है पंजाब में। और समुद्र के गर्जन की तरह समुद्र, लेकिन यह गर्जन उसे समुद्र से परे खींच रहा है।
कद के लंबे तगड़े और देखने में सुंदर, सुनने बांधने। तो ये सब है। अब ये इधर के पार्टों से तो इतना नहीं आएगा कभी, तो पता ही है। तो होगा तो जिज्ञासा हो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इससे इतना नहीं आता है। जो है तो फर्स्ट भाग ही मूल है, और इसका इसका शुरू का देखना है। और बीच में यही है कि पुरुष और परिस्थिति, द्वितीय खंड बंधन और जिज्ञासा है। तो बंधन और जिज्ञासा में क्या जेल जाते हैं, ये सब होता है, ये सब है, तो देख सकते हैं। और तीसरा भाग है शशि और शेखर, और फिर वो धागे और घड़ियां क्या है, ये है। तो फिर फ्रेंड्स, आज समाप्त हुई शेखर एक जीवनी। अपने एग्जाम के अनुसार हमने देखा सारा कि जहाँ जहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसके पीछे के भाग से भी देख सकते हैं। शशि और शेखर, अब ये शशि से पक्की दोस्ती लास्ट तक होती है। तो ये सब है। और देखिए इसमें ये भूमिका के पीछे से भी प्रश्न आ जाते हैं। शेखर जीवनी एक कालजयी कृति के रूप में मान्य है। कहना ना होगा कि इसकी बुना बुनासट बुनावट में पेंशन की वैसी उच्छल धारा प्रभावित है, जैसे कि हमारे जीवन में होती है। और ये मेरे को दिखाई नहीं देता है, ये इतने छोटे। तो ये है, यहाँ से भी प्रश्न बनते, कहीं से भी प्रश्न उठा के दे देता है एग्जामिनर। तो इसका तो कोई भरोसा नहीं है। एनटीए का कहाँ से दे देगा। जब एग्जाम आ जाता है तब ढूंढा जाता है कि कहाँ से एग्जाम में आया है, फिर पता चलता है कि यहाँ से आया है, तो फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये शेखर एक जीवनी। हमने कितनी सारी क्लासें ले लिया, तो काउंट करना पड़ेगा। तो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब एवं काउंट ये कमेंट कीजिए। तो फिर आगे का देखती हूँ कि कौन सा लाऊंगी। अभी तो थोड़ा सा व्याकरण देखूंगी। तो व्याकरण से भी प्रश्न बनते हैं, तो एक एक यूनिट ही व्याकरण से संबंधित है। तो इसलिए तो थैंक यू, धन्यवाद।